नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से शुरू होने वाला है भारतीय राजनीतिक विचारक या चिंतक। तो इसके अंतर्गत आपका जो पहले विचारक हैं वह हैं कौटिल्य। तो यह जो वीडियो है यह TGT, PGT, GIC, LT, बिहार या स्टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौटिल्य को माना जाता है। इनका जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में प्राचीन भारत की ऐतिहासिक नगरी आर्यावर्त के वैभव संपन्न मगध साम्राज्य में हुआ था। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक है वह कौटिल्य है और कौटिल्य का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? आर्यावर्त में हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अगला पॉइंट है पाटलिपुत्र के नंद राजा ने कौटिल्य का अपमान किया था, जिससे क्रोधित होकर कौटिल्य ने नंद वंश के समूल नाश की प्रतिज्ञा ली। अंततोगत्वा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री बनाकर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अर्थशास्त्र, रचना और स्वरूप। तो जो कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वह है अर्थशास्त्र। तो आइए देखते हैं अर्थशास्त्र की रचना जो हुई है यह गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में की गई है। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण हैं। पहले 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है एवं शेष 2 अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों की चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र के चिंतन की परंपरा क्या है। तो पहला पॉइंट है बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उनके अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है। अगला पॉइंट है कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र में इसी अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। अगला पॉइंट है धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय मनुष्य से बसी भूमि से है। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र वह है जिससे मनुष्य से बसी भूमि का लाभ व उसके पालन करने के उपायों का वर्णन भी किया गया है। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर लिखी गई रचना है। अर्थशास्त्र मूलतः प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। तो इसका उत्तर है प्रशासन का एक विषय है। अब देखते हैं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में क्या कहते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की अवस्था को समाप्त करने के लिए हुई। फिर कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आधार समझौते को माना, यानी जो कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति का स्रोत मानते हैं वह है समझौते का सिद्धांत। अगला पॉइंट है मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव व दुर्बल मानव में संघर्ष था। अगला पॉइंट है दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट मनुष्य ने आपस में समझौता करके विश्वमान के पुत्र मन को अपना राजा बनाया। लोगों ने अनाज के उपज का 6% और व्यापार से प्राप्त का 10% भाग राजा के लिए देने का निश्चय किया, जिसके बदले राजा उनकी रक्षा करेगा।
अब देखते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? पहला पॉइंट है, कौटिल्य ने मनुष्य की तरह राज्य को भी विभिन्न अंगों से निर्मित माना। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, जबकि आधुनिक समय में राज्य के कितने तत्व हैं? 4 तत्व। अगला पॉइंट है, कौटिल्य ने शरीर के अंगों के महत्व की तरह राज्य को विभिन्न अंगों में विभाजित किया। जिस तरह शरीर में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह राज्य में राजा या स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न अंगों के महत्व को रेखांकित किया है। तो पहला है स्वामी। तो स्वामी के विषय में कौटिल्य ने क्या कहा है? राजा या स्वामी को शरीर आत्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए, जिसे कौटिल्य ने आत्मसम्मत की संज्ञा दी। कौटिल्य ने राजा के लिए दिनचर्या का निर्धारण भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने राजा के गुणों को महत्वपूर्ण मानते हुए उत्तराधिकार के संदर्भ में स्पष्ट कहा कि राजपद का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होगा जो न्यायोचित गुणों व योग्यता को धारण करे। अब देखते हैं राजा के कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रजाजनों का कल्याण करना। दूसरा, प्रजाजनों को कर्तव्य पालन की सीख देना। तीसरा है संयम बरतना व प्रजाजनों को प्रसन्न रखना। और चौथा, विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक व अन्य कर्तव्य हैं। अब देखते हैं दूसरा जो है वह है अमात्य मंत्री। तो इसके क्या क्या कार्य हैं? कौटिल्य ने राजा व अमात्य को गाड़ी के 2 पहिए की उपमा दी है, जो एक दूसरे के बिना बेकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने मंत्रियों के वेतन का भी समर्थन किया। अगला पॉइंट है, कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता का वर्णन किया है। अब देखते हैं कोष। तो पहला पॉइंट है, कौटिल्य के अनुसार कोष वृद्धि एक शक्तिशाली राज्य का आधार है, क्योंकि एक शक्तिशाली कोष के द्वारा ही एक चतुरंगड़ी सेना का निर्माण किया जा सकता है। राजस्व वृद्धि के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्माण किया है। पहला है परिपुष्ट सिद्धांत। तो यह क्या है? तो कौटिल्य के अनुसार धन की प्राप्ति उद्योगों पर करारोपण द्वारा होती है, लेकिन शैशव काल या आरंभिक काल में ही कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनके संपूर्ण विकास के करारोपण होना चाहिए। अगला है दौर्लभ्य का सिद्धांत। तो कौटिल्य के अनुसार ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हो, उसे कर मुक्त रखना चाहिए। अगला है कर मुक्ति का सिद्धांत। तो कौटिल्य के अनुसार जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके अत्यधिक महत्व के कारण कर मुक्त रखना चाहिए, जैसे विशेष संस्कार, व्रत, यज्ञ एवं दान। अगला है दंड। तो दंड के विषय में कौटिल्य ने क्या कहा है कि प्राचीन भारतीय चिंतन को दंड नीति भी कहा गया है। अगला पॉइंट है, अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए तथा गर्भवती स्त्रियों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की व्यवस्था की, अर्थात एक ही अपराध के लिए कौटिल्य ने ऊंचे व्यक्ति को कम दंड देने का समर्थन किया। अगला पॉइंट है, कौटिल्य ने दैहिक, कापिक व आर्थिक दंड का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड के अंतर्गत सेना को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चतुरंगड़ी सेनाएं आती हैं। अगला पॉइंट है दुर्ग। तो दुर्ग के विषय में कौटिल्य ने क्या कहा है? कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग का आशय राज्य की राजधानी है। अगला पॉइंट, दुर्ग को शासन के 4 समान भागों में व्यक्त किया गया था। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की विवेचना की है। पहला है अवधिक दुर्ग, यानी पानी से घिरा हुआ हो। दूसरा है पार्वत दुर्ग, यानी पर्वत श्रेणियों से घिरा हो। तीसरा है धानवन दुर्ग, यानी मरुस्थल
प्रदेश में स्थित हो। और जो चौथा है वह है वन दुर्ग यानी बीहड़ जंगलों में स्थित हो। अब चौथा है, अगला है छठा जनपद। तो कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन की एक इकाई थी। जनपद की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। नेक्स्ट है 10 गांवों को मिलाकर संग्रहण नामक गांव, 200 गांवों को मिलाकर खारवाटिक नामक नगर विशेष, 400 गांवों के मध्य द्रोणमुख नामक उपनगर विशेष एवं 800 गांवों के मध्य को स्थानीय या निगम नामक नगर बसाना चाहिए। अगला पॉइंट है ग्राम की शासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है सीमा विवाद की स्थिति में समाधान पंचग्रामिक नाम का अधिकारी करता था। अगला है मित्र। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति के लिए एवं विपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों का होना आवश्यक है। अब कौटिल्य के सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय पक्ष या मंडल सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त। तो इसमें कुल मिलाकर 12 राज्य होते हैं। तो पहला कौन सा है? कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य के विस्तार की इच्छा रखने वाले को विजिगीष कहलाता है एवं भौगोलिक दृष्टि से इसका स्थान मंडल के मध्य में होता है। दूसरा है विजिगीष के सामने लगा हुआ राज्य उसका शत्रु होता है, इसीलिए वह अर्य कहलाता है। तीसरा है अर्य के सामने वाला राज्य मित्र कहलाता है, क्योंकि विजिगीष का उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। चौथा है मित्र के सामने वाला राज्य अर्य मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अर्य का मित्र किंतु विजिगीष का शत्रु होता है। अगला है पांचवा अर्य मित्र के सामने वाला राज्य मित्र कहलाता है, क्योंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता है, इसी कारण विजिगीष के साथ भी मित्रता होती है। अगला है मित्र की सामने वाला राज्य अर्य मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अर्य मित्र राज्य का मित्र होता है। अगला है विजिगीष के पीछे स्थित राज्य को पारसग्राह कहा गया है। यह भी अर्य की तरह विजिगीष का शत्रु होता है। नेक्स्ट है पारसग्राह के पीछे राज्य होता है उसे आक्रांदा कहा गया है, क्योंकि यह विजिगीष का मित्र होता है। अगला है आक्रांदा के पीछे स्थित राज्य को पारसग्राहसार कहा जाता है, क्योंकि पारसग्राह का मित्र होता है। नेक्स्ट है पारसग्राहसार के पीछे स्थित राज्य को आक्रांदासार कहा जाता है, क्योंकि वह आक्रांदा का मित्र होता है। नेक्स्ट है विजिगीष और अर्य राज्यों की सीमाओं से लगे राज्य को माध्यमा राज्य कहा जाता है। यह राज्य अधिक शक्तिशाली होता है। अगला है विजिगीष और उसके शत्रु के मध्य कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन राज्य कहा जाता है। युद्ध के समय यह पूर्णतः तटस्थ रहता है और शक्ति के दृष्टि से विजिगीष अर्य मध्यम तीनों से अधिक शक्तिशाली होता है। अब देखते हैं कौटिल्य की 6 नीतियाँ, जिसे कौटिल्य की खाड़ीगुड़ी नीति भी कहते हैं। तो कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवाद को मुख्य माना है। राज्य की सुरक्षा व शक्ति के वृद्धि के लिए इसने 6 नीतियों का वर्णन किया है। पहला है संधि। तो संधि क्या है? 2 राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना ही संधि कहलाता है। दूसरा है विग्रह। तो एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना ही विग्रह है। तीसरा है यान। तो आक्रमण करना। अगला है आसन। तो इसका अर्थ है विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में मौन बैठना। अगला है 5वां संश्रय। तो संश्रय का तात्पर्य है दूसरे के आशय में स्वयं को समर्पण कर देना। और
छठा है द्वैधी भाव, तो यह है एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि, यही द्वैधी भाव कहलाता है। अब देखते हैं 4 उपाय। तो 4 उपाय कौन कौन से हैं? साम, दाम, दंड और भेद। तो साम का तात्पर्य क्या है? शांत या समझा बुझाकर काम निकालना, यही साम कहलाता है। दाम दूसरा है धन देकर राज्यों को अपने पक्ष में करना, दाम कहलाता है। तीसरा है दंड, तो किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग या आक्रमण करना ही दंड कहलाता है। और चौथा है भेद, तो मित्र राज्यों या दूसरे राज्यों में फूट डालना ही भेद कहलाता है। कौटिल्य ने दंड को अंतिम प्राथमिकता दी है। अब देखते हैं कौटिल्य के सामाजिक विचार, तो कौन कौन से हैं? पहला है कौटिल्य ने मन के समान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। दूसरा, कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था मन की तुलना में उदार है, क्योंकि उसने वर्णों के कार्यों में स्थानांतरण की चर्चा की है। अगला है कौटिल्य ने पहली बार स्पष्ट रूप में महिलाओं को राज्य के उत्तराधिकार देने का समर्थन किया। अब देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रशासनिक विचार। तो कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 बताई है। अगला है कौटिल्य ने विधि व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है दुर्ग राज्य और दूसरा जनपद राज्य। अगला पॉइंट है न्याय प्रशासन का उल्लेख करते ही इसने विधि के 4 आधारों का वर्णन किया है। पहला है धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र और चौथा राज्य शासन। अगला पॉइंट है कौटिल्य ने शासन संरचना के अंतर्गत गुप्तचरों को विशद महत्व दिया है। अगला पॉइंट है कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। अब देखते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया है। पहला है आनुवांशिकी यानी आध्यात्म या दर्शन। दूसरा है त्रयी, तो इसके अंतर्गत धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान आता है। तीसरा है वार्ता यानी कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य विद्या। और चौथा है दंड नीति यानी शासन कला और राज विद्या। अगला पॉइंट है कौटिल्य के काल में रूप दर्शक एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूप दर्शक कौन था? तो जो मुद्रा या सिक्कों की जांच पड़ताल करता था वही रूप दर्शक कहलाता था। अगला पॉइंट है कौटिल्य ने राजा को दिनचर्या में दिन व रात को 8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें प्रत्येक भाग 1.5 घंटे का होगा। अगला पॉइंट कौटिल्य के अनुसार राजा में 4 प्रकार के गुण होने चाहिए। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? पहला है अभिगामिक गुण, दूसरा प्रज्ञा गुण, तीसरा उत्साह गुण और चौथा आत्मसम्मत गुण। अब देखते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों का विवरण दिया है। तो कौन कौन से 4 प्रकार के न्यायालय हैं? पहला है जनपद या संधि न्यायालय, दूसरा संग्रहण न्यायालय, तीसरा द्रोणमुख न्यायालय और चौथा स्थानीय न्यायालय। अगला पॉइंट है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? पहला है कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा व्यापार। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीतिक विचारक का यह पहला चैप्टर कौटिल्य का यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अब अगला वीडियो आएगा अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू।